Dear students, let's read the chapter 1 of social science of class 7th, that is components of environment, our environment. Now what we read in this chapter: environment, natural environment, ecosystem, human environment. Let's get started. The earth is the home of human beings and other living organisms. जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी जो है वो घर है इंसानों का और अदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका. दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशन विच मेक अप देयर एनवायरनमेंट. और ऐसा मुमकिन हुआ है क्योंकि यहाँ पर रहने लायक सहायक अवस्थाएं हैं जो कि वातावरण को रहने लायक बनाती हैं. अब एनवायरनमेंट यानी वातावरण. द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स ऑफ कंडीशन और कंडीशन विद इन विच ए पर्सन, एनिमल और ए प्लांट एग्जिस्ट. तो वातावरण को हम कह सकते हैं कि वो अवस्थाएं जिनमें कि एक आदमी, जानवर या पेड़ पौधे रह सकते हैं. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना. और ये जो है कॉम्बिनेशन होता है इसका प्राकृतिक और इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ों का. द नेचुरल एनवायरनमेंट कंटेन्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. और नेचुरल एंड प्राकृतिक एनवायरनमेंट जो है, प्राकृतिक वातावरण का मतलब होता है बायोटिक यानी कि लाइफ और लिविंग, और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंडीशन जो पृथ्वी पर हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिफर्स टू एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. और ह्यूमन एनवायरनमेंट से पता लगता है कि वो एक्टिविटीज़ या क्रिएशन या इंटरेक्शन जो इंसानों के आपस में हैं, अलग अलग इंसानों के. द नेचुरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशन, एनिमल्स एक्सेट्रा आर क्रिएटेड बाय नेचर. अब प्राकृतिक चीज़ें जो हैं जैसे कि पर्वत हैं, नदियां हैं, सब्जियां, जानवर, वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स, ट्रीज़, जानवर, ये सब प्रकृति ने बनाए हैं. दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट. और इसको हम प्राकृतिक वातावरण कहते हैं. इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स आते हैं. द ह्यूमन मेड एलिमेंट्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. अब इंसान द्वारा बनी हुई चीज़ें जैसे कि खेती बाड़ी, उद्योग, इंडस्ट्रीज़ और कॉलोनीज़, और एक मतलब जो है मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जाने के इधर उधर जाने के वाहन, ये किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाए हैं. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. इसीलिए इसको मनुष्य द्वारा बनाया हुआ वातावरण कहते हैं. ह्यूमन बींग्स डेवलप दीज फीचर्स टू लिव कंफर्टेबली एंड देयर एनवायरनमेंट. और इंसान ने ये चीज़ें अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए बनाई हैं अपने वातावरण में. द टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट्स विद वन अदर. और दोनों तरह के एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. दे चेंजेस इन कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. और वो जगह जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं, प्राकृतिक रूप में भी और इंसान के द्वारा बनाई हुई एक्टिविटीज़ के द्वारा भी. अब नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर. नेचुरल प्राकृतिक वातावरण वो होता है किसी भी प्राणी का जो कि उसे प्रकृति से मिला है. द नेचुरल एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. अब हम जैसे बताया गया था कि प्राकृतिक वातावरण दो चीज़ों से बना होता है, एक तो लिविंग कंपोनेंट से और एक नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. लेट अस ब्रीफली डिस्कस देम. अब उनको हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं. A biotic component comprising living beings like microorganisms, plants and animals including man. This is also known as living or biological environment. और biotic environment में क्या क्या होता है?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैन, और इसको हम लिविंग और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब अबायोटिक कंपोनेंट, द अबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइज ऑफ इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर डिवाइडेड इनटू। अब अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो बने होते हैं इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग थिंग्स की एनवायरनमेंट में, और उनके भौतिक अवस्था या कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण उनको हम वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर होता है द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी का सरफेस है वो सॉलिड चट्टानों से बना हुआ है, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। द वर्ड लिथो मीन्स रॉक्स और स्टोन्स एंड स्फीयर मीन्स डोमेन। और वर्ड जो लिथो वर्ड है उसका मतलब होता है चट्टान या पत्थर, और स्फीयर का मतलब होता है डोमेन। सो द टर्म लिथोस्फीयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉक स्फीयर, और इसको हम रॉक स्फीयर भी कह सकते हैं। लिथोस्फीयर एज एन एवरेज थिकनेस ऑफ 100 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है 100 किलोमीटर होती है, मोटाई। इट इज़ रेगुलर इन शेप, और ये अलग अलग मतलब रेगुलर शेप है, कोई ऐसी एक शेप नहीं है इसकी। एंड नॉट स्मूथ लाइक ए टेबल टॉप, और टेबल की सतह की तरह ये स्मूथ नहीं होता। इट इंक्लूड्स द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैली एक्सेट्रा। और इसमें पर्वत भी आते हैं, प्लेन्स भी आते हैं, प्लेट्यूज भी आते हैं, घाटियाँ भी आती हैं। द पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर इज़ आल्सो अनइवन, और जो हमारी समुद्र के नीचे की सतह है वो भी ऊबड़ खाबड़ है और स्मूथ नहीं है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। और लिथोस्फीयर ही हमें जो है खनिज मिलते हैं, जंगल मिलते हैं, घास के मैदान मिलते हैं, और खेती के लिए ज़मीन मिलती है, और ज़मीन मिलती है हमारे रहने के लिए। Nuts and bolts. Earth Day is celebrated worldwide on 22nd April every year to spread awareness about the environment. और हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है हमारे वातावरण के बारे में जानकारी देने के लिए। लिथोस्फीयर के बाद दूसरा आता है हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। जो हाइड्रोस्फीयर है वो पृथ्वी का वो भाग है जो कि पानी से ढका हुआ है। अर्थ फाउंड इन ओशियन, शीज, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। और ये जो है समुद्रों में, महासागरों में, नदियों में, झीलों में और झरनों में एक्सेट्रा में पाया जाता है, और आइस की फॉर्म में भी है, बर्फ़ की में भी, एंड स्नो टुगेदर मेक द हाइड्रोस्फीयर। इट ऑक्यूपाइज ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, और ये पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा है ऑक्यूपाई करता है। एंड हैज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन, और इसका अपना एक अलग महत्व है। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का करीब 70% हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट वाटर। हम बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन का के बारे में सोच भी नहीं सकते। द वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी जो है सभी तरह के जीवों के लिए ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर, अब आता है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लानट। जैसे कि हम सब जानते हैं पृथ्वी यूनिक प्लानट है क्योंकि इट्स सपोर्ट्स लाइफ। इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्लानट्स। क्योंकि ये जीवन को सपोर्ट करता है इसलिए सभी प्लानट से अलग है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और पृथ्वी के चारों तरफ एक एयर का एनवेलप है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और पृथ्वी से करीब 1000 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर होता है। द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज़ ए मिक्स ऑफ गैसेस। और जो एयर में जो अलग अलग लेयर हैं, मतलब उसमें कई तरह की गैसेज हैं विच चेंजेस विद एल्टीट्यूड, और वो ऊंचाई के साथ साथ बदलती रहती हैं। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है एटमॉस्फेयर को अपने से बांधे रखता है। द एटमॉस्फेयर आल्सो हैज़ डस्ट एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में अंदर धूल, मिट्टी और पानी के भाप है। चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। और एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज होने से मौसम बदल जाता है। द एटमॉस्फेयर आल्सो वर्क एज शील्ड ऑफ द अर्थ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। और एटमॉस्फेयर ही जो है पृथ्वी को सूरज की
नुकसान देने वाली किरणें और गर्मी से बचाता है। बायोस्फीयर, द थ्री स्फीयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट टू फॉर्म ए नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन, द बायोस्फीयर। और तीनों स्फीयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जहाँ एक जगह मिलते हैं जो कि नैरो जोन है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। विच सपोर्ट्स लाइफ, जो कि ज़िंदगी को सपोर्ट करती है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, और इसीलिए ये लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स दोनों को अपने अंदर लेती है। बायोस्फीयर इज़ ए यूनिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर जो है पृथ्वी का ज़रूरी हिस्सा है। आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ बायोस्फीयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल, और बायोस्फीयर के बाहर जाके कोई भी ज़िंदगी संभव नहीं है। बायोस्फीयर इज़ ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। बायोस्फीयर वो पृथ्वी का सुंदर हिस्सा है जिसके अंदर फ्लोरा यानी कि प्लांट्स एंड ट्रीज, वेजिटेशन, और फोना यानी कि एनिमल लाइफ बहुत प्रकार की देखी जा सकती है। अदर प्लैनेट्स डू नॉट हैव बायोस्फीयर, और प्लैनेट्स के अंदर बायोस्फीयर नहीं होता। ईच ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर हैज सर्टेन लिमिटिंग कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल, और हर प्राणी की बायोस्फीयर में कुछ अवस्था हैं इसके बढ़ने और जीवित रहने के लिए। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन आर रिलेटेड टू द प्रिवेलिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, और वहाँ पर कैसे पेड़ और जानवर पाए जाते हैं ये वहाँ की भौतिक अवस्था पे निर्भर करता है, जिसको कहते हैं हैबिटेट, नॉन एज हैबिटेट। ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट डिपेंड्स ऑन अनदर, और सारे प्राणी जो कि एक हैबिटेट में रहते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर इंटरेक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद वन अनदर, और जो भी प्राणी बायोस्फीयर में रहते हैं वो एक दूसरे से भौतिक वातावरण में व्यवहार करते हैं। इकोसिस्टम, इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। और एक इकोसिस्टम बनता है जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच में क्या भौतिक और रासायनिक फैक्टर्स हैं वातावरण में रहने के लिए। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर एंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे पेड़ पौधे, जानवर और इंसान एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने रहने के लिए और अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए। देयर कुड बी डिफरेंट इकोसिस्टम इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स लाइक डेजर्ट्स, माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, रिवर्स, ओशियन एंड इवन पॉन्ड्स। और हर जगह पे अलग तरह के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे माउंटेन्स में अलग और घने जंगलों में अलग, हरे भरे ग्रासलैंड्स उनमें अलग, नदियों में अलग, ओशियंस में अलग, पॉन्ड्स में अलग। अब नट्स एंड बोल्ट्स, इकोसिस्टम हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, जैसे कि वो 3 कैटेगरीज में आते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर हम जानते हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं क्योंकि वो अपने आप खाना बनाते हैं। कंज्यूमर्स हुए हैं हम लोग हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स हैं उसको खाते हैं। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह जो दूसरों के ऊपर जीते हैं और चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट पार्ट, और सभी अपना अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, हरे हरे पौधे जो कि अपना खाना खुद बताते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? एनिमल्स जो कि उनको खाते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देते हैं और गो बैक टू सॉइल, दैट इज़ वेयर द साइकिल रीस्टार्ट्स, और वो मिट्टी में जाके फिर दोबारा साइकिल शुरू कर देते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फूड चेन्स एंड मैनी डिफरेंट फूड चेन्स लिंक अप टू फॉर्म फूड वेब्स। और ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है एक लिविंग थिंग से दूसरी में इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन्स, और ऐसी फूड चेन्स मिलकर बनाती हैं फूड वेब्स। All the food webs are delicately balanced, so if one link in the web is destroyed, all the other organisms will be affected. और इनको ये फूड वेब इस तरीके से
एक दूसरे में बैलेंस करें, क्योंकि एक का लिंक दूसरे से टूट जाता है तो सब अफेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एक देखते हैं फूड चेन वेब्स। अब पेड़ है, प्लांट है, उसको खाया जिराफ ने, जिराफ को खा लिया शेर ने, फिर शेर ने जो है राइनोसर्स को भी खा लिया, जो राइनोसर्स खा रहा है प्लांट्स को। तो एवरीवन इज़ इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। अब किसी जगह पे घास खाने वाले जीव जो हैं मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बहुत सारे जंगल उग जाएंगे, हरे भरे पेड़ उग जाएंगे, क्योंकि कोई उनको खाने वाला नहीं होगा। और कहीं पे अगर जो घास खाने वाले जानवर हैं उनको खाने वाले जानवर जैसे शेर, चीता वगैरह ये मर जाएं तो क्या होगा कि वो वहाँ पे सारी घास वगैरह सब कुछ खा जाएंगे और वहाँ पे रेगिस्तान बन जाएगा। तो प्रकृति ने एक बैलेंस बना रखा है। Human beings are the part of the environment in which they live. They are to an extent influenced by the environment. Human beings भी इसी वातावरण का एक हिस्सा है जहाँ वो रहते हैं, और वो भी वातावरण की वजह से अफेक्ट पड़ते हैं, होता है उनके ऊपर भी। They are also able to adopt and modify the environment according to their needs. और वो भी वातावरण के हिसाब से अपनी और ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव लाते हैं अपने अंदर। With scientific and technological advancement, they have succeeded in controlling and dominating nature. और साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च यानी कि एडवांसमेंट की वजह से वो धीरे धीरे प्रकृति को कुछ हद तक कंट्रोल करने लग गए हैं। द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। और जो ह्यूमन बींग्स का एनवायरनमेंट के साथ व्यवहार है वो कुछ कॉम्प्लेक्स है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये जगह के हिसाब से और समय के हिसाब से बदलता रहता है। Of human environment interaction. In spite of all the developments, the physical environment still provides human beings with their material needs. अब जितने भी बदलाव हो गए हों, लेकिन भौतिक जो वातावरण है वो इंसान को उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मुहैया कराता है, प्रोवाइड करवाता है। द प्राइमरी एक्टिविटीज़ फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग स्टिल प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स। और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि किसान के लिए खेती करना, मछुआरे के लिए मछली पकड़ना, और आपके जंगल और माइनिंग यानी खनिजों को निकालना, इसी से इंसान को खाना और रॉ मटेरियल मिलता है। विदाउट विच एडवांस सोसाइटीज़ कैन नॉट सर्वाइव एंड प्रोग्रेस। और उसके बिना जितनी भी एडवांस सोसाइटीज़ हैं वो जिंदा नहीं रह सकती और ना तरक्की कर सकती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़ आल्सो पोज द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट। और इंसान की कई गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वातावरण को बहुत खतरा होता रहता है। राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, पीपल हैव नॉट ओनली यूज नेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड बट आल्सो एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज्ड इट टू ए सर्टेन एक्सटेंट। और जब से इंसान का पृथ्वी पर उदय हुआ है और सिविलाइजेशन आए हैं, इंसान ने ना केवल प्रकृति का इस्तेमाल किया है अपने रहने के लिए और अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, लेकिन उसने प्रकृति को जो है का गलत फ़ायदा भी उठाया है और उसको शोषण किया है प्रकृति का कुछ हद तक। दस दे हैव डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। और इस तरीके से उन्होंने प्राकृतिक जो बैलेंस है उसको कुछ हद तक डिस्टर्ब किया है वातावरण के। अब नेट्स एंड बोल्ट्स। एलन चर्चिल सैम्पल 1863 to 1932 वाज एन अमेरिकन जियोग्राफर। एलन चर्चिल सैम्पल कौन था? अमेरिकन जियोग्राफर था जो कि 1863 में पैदा हुआ था और 1932 में मर गया। शी स्टडीड मर गई, मतलब लेडीज़ है एलन। शी स्टडीड द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसने स्टडी किया था कि भौतिक वातावरण का इंसान की गतिविधियों पे और व्यवहार पे अलग अलग संसार के अलग अलग हिस्सों में कैसा कैसा होता है। जैसे डेजर्ट वाले इंसान का व्यवहार अलग होगा,
और जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है वहाँ पे अलग व्यवहार होता है, और जहाँ बहुत सारा हरा भरा है वहाँ पे अलग होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा। द अर्थ इज़ द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. The natural environment consists of biotic and abiotic components. The Earth is a unique planet. Its capacity to support life makes it different from all other planets. Ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each other. Human beings and their activities also represent the greatest danger to the environment. अब यहाँ पर मेन कौन सी टर्म्स हैं? एनवायरनमेंट, बायोटिक, अबायोटिक, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम. अब लेट्स चेक योर मेमोरी में. टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर. देन fill in the blanks. True or false? One or two words question. Question in brief, that is small question. Question in detail, that is large question. So you have to go through them and try to find out their solutions, and the final solution will be provided to you soon. Thank you.